हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप पे। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉलिटी सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज पॉलिटी में 16 सवाल पूछेंगे। मैं आप लोगों का आज बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक प्रॉपर एनालिसिस हम लोग कल इस स्पेसिफिक एग्जाम की करेंगे कि किस तरह से जो यूपीएससी के ट्रेंड्स हैं उनमें पिछले कुछ समय में हम लोगों को परिवर्तन होता हुआ देखने को मिला है। आज हम लोग सीधा जो वो आंसर्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो धीरे धीरे अपने अपने सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे और साथ में आप लोगों के साथ प्रॉपर पीडीएफ फाइल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी साझा की जाएगी कि हमारे अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो क्यों है। और आप लोगों ने देख ही लिया है कि जिस तरह से जो यूपीएससी जो फाइनल अपने आंसर की रिलीज करता है तो उसमें हम लोगों को काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं और कुछ चेंजेस जो है वो कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं, जैसे कि इस बार जब उनके द्वारा प्रीलिम्स आंसर की को रिलीज किया गया। तो अगर हम लोग पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे, इन जनरल पॉलिटी का एक इतिहास रहा है कि पॉलिटी में बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार का जो एग्जाम है यहाँ पे पॉलिटी में हम लोगों को कुछ नए एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन देखने को मिली और कुछ ऐसे टॉपिक्स को गहराई में लेके जाया गया जहां पे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, देखिए जब हम लोग बाहर बैठते हैं तब डिफरेंट परिस्थितियां होती हैं, एक अपना कंफर्ट जोन होता है, वहां पे किसी भी पेपर को मुश्किल या आसान बोलना जो है वो आसान है। लेकिन जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल है उसका एक अपना प्रेशर है, कौन सी आपकी सीरीज थी शुरुआती दौर में जो आपके क्वेश्चन आए थे आप उनमें कंफर्टेबल थे नहीं थे, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे तो इसको मैं इजियर साइड तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये मॉडरेट साइड पे था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो पॉलिटी के जैसे मैंने बताया 16 सवाल थे, 10 क्वेश्चन जो है वो आसानी से किए जा सकते थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आप लोगों को की जो पूरी प्रिपरेशन है अपना स्पेसिफिकली किस तरह से जब आप लोग करंट अफेयर को पढ़ते हो, कितनी डिटेलिंग में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हो और इन बिटवीन दी लाइन जब आप रीड करते हो तो आपकी कौन सी अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, पॉलिटी के जो 16 सवाल है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग पॉलिटी के सवालों की बात करेंगे तो सबसे पहला जो सवाल है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ऐसा नहीं है जैसे सिक्किम में हम लोगों को नहीं देखने को मिलती है, जहां पे 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहां पे जो बीच वाला इंटरमीडिएट लेवल है वो आपको मौजूद होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपने मेंबर ऑफ to be eligible to be a member of panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। ये हमारा जो है दैट इज 21 ईयर्स की एज है अगर आप लोग लोकल बॉडीज के इलेक्शन में किसी भी लेवल के ऊपर कॉम्पीट करना चाहते हो। थर्ड इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी, गवर्नर जो है यहां पे सही रहेगा, गवर्नर बेसिकली फाइनेंस कमीशन जो है उसको नियुक्त करता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं। यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं। तो यही कारण है कि हमारा जो आंसर यहां पे रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। बाकी प्रॉपरली आप लोग यहां पे देख सकते हो कि आप लोगों के साथ स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये आप लोग जो है वो यहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who amongst the following are members of jury to select the recipient of गांधी पीस प्राइज। तो देखिए प्रेसिडेंट के अलावा तीनों के तीनों जो है वो इसका हिस्सा रहते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। जब अवार्ड्स की हम लोग बात करते हैं, अगर उसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो कौन सी कमेटी उस अवार्ड को देती है इसके ऊपर भी हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यही कारण है इसमें पहले वाला ऑप्शन जो है वो आपका निकल जाएगा और आपका जो आंसर है वो 2, 3 एंड 4, यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा, सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल जो है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा सवाल है, क्लियर, क्योंकि लोकपाल का पूरा एक्ट जो है वो आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए और उसमें एक लाइन ऐसी है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं रीड करते। जैसे उदाहरण के तौर पे द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, चाहे ऑफिसर्स इंडिया के अंदर है बाहर हैं, दोनों के ऊपर जो है वो लोकपाल एप्लीकेबल रहता है। Second is the chairperson of a member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of a state or union territory and only the chief justice। देखिए पहले वाली लाइन तो ठीक है, लेकिन only the chief justice नहीं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है वो भी अपॉइंट हो सकता है चेयरपर्सन, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी बिल्कुल सही है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अब आप ऐसे समझिए कुछ जैसे इंटरनेशनल है, रिलेशंस के ऊपर है या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, वहां पे तो एप्लीकेबल नहीं होता है,
बट इन जनरल जो करप्शन रिलेटेड मैटर्स हैं वहां पे लोकपाल जो इंक्वायरी कर सकता है इवन अगेंस्ट दी प्राइम मिनिस्टर। वहां पे स्पेसिफिकली कुछ डोमेन, कुछ जो है वो दायरे हैं जिनके ऊपर जो है वो ये वाला जो लोकपाल है वो जो करप्शन के एलिगेशंस है वो प्रेसिडेंट के खिलाफ इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी गलत होगी। तो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है और हमसे जो पूछा गया है वो भी यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है पॉलिटी सेक्शन का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी regarding the pardoning power of the President of India. Clear? The exercise of this power by the President can be subjected to a limited judicial review. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The President can exercise this power without the advice of central government. ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों की गलत स्टेटमेंट है। तो पहला जो है वही स्टेटमेंट आप लोगों की सही है। क्लियर? एक मारूराम केस है, वहां पे जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि किस तरह से जब प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज करेगा तो उसको जो है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन, उनकी एडवाइस जो है वो लेनी पड़ेगी। तो यही कारण दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। आंसर जो है वो हमारा क्या रहा, ए रहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट जो है, ये सवाल on the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. Completely बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हाउस डिसॉल्व होता है तो स्पीकर का ऑफिस जो वो चलता रहता है तब तक जब तक नए हाउस का जो है वो पहला मीटिंग नहीं हो रहा होता है। Second is the according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his or her पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। ये कोई प्रावधान हमारे यहां पे नहीं है, यूके में जरूर होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। करना चाहे कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डायरेक्शन उसको नहीं दी गई है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही है। प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी रिमूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस। ये भी सही है। तो दोनों दो एस्पेक्ट्स हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के, तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट के, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हमारी सही है, पहला और तीसरा हमारा सही। हमसे पूछा गया है करेक्ट क्या है, तो हमारा पहला और तीसरा सही, तो आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। क्लियर होगी बात यहां पे। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन है वो डुएबल है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो ट्रिकी रहेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एट टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल has become subject to disqualification under the 10th schedule, the present decision in accordance with the opinion of the council of union minister shall be final. In general जब disqualification के decision ले जाते हैं, no doubt वहां पे राष्ट्रपति लेता है, लेकिन ये एंटी डिफेक्शन लॉ की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे स्पीकर के पास पावर है। यही कारण है ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। There is no mention of the word political party in the constitution of India। बिल्कुल ओरिजिनली नहीं थी, लेकिन जब 10th शेड्यूल ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट के जरिए तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी वर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यही कारण है ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या जाएगी, गलत आ जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, दोनों के दोनों गलत। आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। देखिए जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोगों को इसके लिए जो वो MMDR एक्ट 1957 की रेफरेंस यहां पे पिक करनी पड़ेगी। तो उसके कंटेक्स्ट में जो सेक्शन 15 है उसके अनुसार ये वाली स्टेटमेंट गलत है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास पूरी पावर है, वो रूल्स बना सकते हैं। क्लियर, रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। क्लियर, यहां पे स्पेसिफिकली आपको फोकस करना पड़ेगा माइनर्स के ऊपर। स्टेटमेंट सेकंड इज इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलेवेंट लॉ। सेम एक्ट के अनुसार जो है जो सेक्शन 3 है हमारा, सेक्शन 3E है, उसमें जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है जहां पे वो मिनरल जो माइनर मिनरल्स हैं उनको नोटिफाई कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही, पहला गलत, दूसरा सही। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज डी। क्लियर। चलिए अब ये थोड़ा सा अगर ना मतलब इजी नहीं है, लेकिन करंट में ये चीजें कवर होती हैं, तो इसलिए जो है वही वाला सवाल हो जाना चाहिए। अगेन एग्जामिनेशन के अंदर एक प्रेशर रहता है। With reference to the Indian polity, consider the following statement: an ordinance can amend the central act। बिल्कुल सही बात है, किसी भी एक्ट की ऑर्डिनेंस के जरिए संशोधन हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का वही एप्लीकेशन रहता है जो कि पार्लियामेंट के किसी लॉ का है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उसके लिए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। एन ऑर्डिनेंस कैन
कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट, बिल्कुल सही है। रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, जैसे सिविल लॉज हमारे यहाँ पे हैं, उनके रिट्रोस्पेक्टिव जो है वो इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, बैक डेट के ऊपर जाके उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सिमिलरली ऑर्डिनेंस के साथ भी ये प्रावधान किया जा सकता है। तो पहला और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारी सही है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड, पार्डन, आंसर जो है वो हमारा रहेगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर। चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, क्लियर, ये है अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट, ईटानगर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, फोर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही। एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क जो हम लोगों को यहां पे देखने को मिलते हैं, नामधापा और मोलिंग। क्लियर, तो 2 हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। नागालैंड की स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है, 13 अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया था। त्रिपुरा इनिशियली पार्ट सी स्टेट, सही है, इट बिकेम ए सेंट्रली सीएटी या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956 एंड लेटर अटेन्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही, आंसर जो हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। क्लियर। चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंटरस्टेट काउंसिल, एनएससी एंड जोनल काउंसिल्स। क्लियर, तो देखिए ये हमारी एग्जीक्यूटिव है, ये हमारी लेजिस्लेटिव है, यही जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल, ये हम लोगों की जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा ए रहेगा। कितने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के जरिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बना है, तो यही रीजन है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the constitution of India explicitly mentioned that in certain spheres the governor of a state act in his or her own discretion, 163 की रेफरेंस है, सही स्टेटमेंट है। the president of India can of his or her own reserve a bill passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, गवर्नर ही आगे प्रेसिडेंट को जो है वो स्टेट के बिल को फॉरवर्ड करेगा, ये वाला प्रावधान बिल्कुल नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत। तो आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए 12th के ऊपर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सारे का सारा जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, यही कारण है सी, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफी एग्जाम के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये सही, बिल्कुल सी इसका आंसर रहेगा। 13 के ऊपर चलेंगे, यहां पे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट की पावर, स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर भी वहां पे एक्सटेंड होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज भी वहां पे इंप्लीमेंट होते हैं, बशर्ते गवर्नर जो है उसमें मॉडिफिकेशन ना करना चाहे, उसको ना इंप्लीमेंट करना चाहे। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। The union government can take over the total administration। अब देखिए ये थोड़ा सा जो वो एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, नो डाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक एरिया, बट ये वाला जो प्रावधान है ये हम लोगों का सही नहीं है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारी गलत रहेगी, आंसर जो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, डी रहेगा। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन, बट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नियंत्रण जो है वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज 14 है, ये है हमारे लिए, हमने करेक्टली मैच करना है। अगर हम लोग नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड की बात करें, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर है, एक्वायर बोर्ड की बात करें, एमएसएमई के अंदर है, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, तो कोई भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, यही कारण है इसका आंसर जो है वो रहेगा डी। क्लियर। चलिए 15 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। List 1 union list in the 7th schedule, extent of the executive power of the state, condition of the governor's office। तो बेसिकली पूछा गया है कि कौन सा जो है जहां पे हम लोगों को स्टेट की रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यहां पे जो वो आपको आर्टिकल 368 की सीधी रेफरेंस जो वो पिक करनी पड़ेगी, जहां पे पहला और दूसरा जो वो सही है। जो कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जो गवर्नर ऑफिस की कंडीशन में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो वो इस वाले प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण है हमारा जो सही आंसर रहेगा, इसमें हमसे पूछा गया है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 and 2 ओनली। क्लियर। तो यहां से आप देख सकते हो पूरा आर्टिकल 368 की रेफरेंस जो भी यहां पे डाल दी गई है। ये आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन जो है पॉलिटी सेक्शन में। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी
कोड फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस, बिल्कुल सही, आर्टिकल 361 के रेफरेंस। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर, ये भी सही। Members of state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect to anything said within the house, parliamentary privileges के अंदर रहता है। ये भी जो है वो आपकी स्टेटमेंट सही है। कौन सा करेक्ट है? सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर जो है आप लोगों का क्या रहेगा? डी रहेगा। क्लियर? तो ये 16 सवाल जो है वो हम लोगों को पॉलिटी सेक्शन से देखने को मिले। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर साझा कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप लोग उस टेलीग्राम से स्पेसिफिक फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पॉलिटी सेक्शन है। अगर पॉलिटी सेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 सवाल ऐसे थे जिनको करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। बाकी पॉलिटी में उन एरियाज को टिक जो है वो हिट किया गया है जिन एरिया से अभी तक हमें सवाल देखने को मिले हैं। हालांकि इंटरप्रिटेशन ओरिएंटेड कुछ लाइंस हैं जहां पे या जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। यही कारण है, पॉलिटी को मैंने शुरुआती दौर में भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, पॉलिटी आसान नहीं है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि क्या आसान है क्या मुश्किल है। एंड होपफुली आप लोगों का सीसेट का पेपर जो अच्छा हुआ हो, और क्योंकि वो काफी हद तक काफी समय से जो वो परिभाषित कर रहा है कि प्रीलिम्स कौन क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इसी के साथ इस छोटी सी डिस्कशन को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। बाकी प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम लोग आएंगे और फ्यूचर के क्या प्लान्स होने चाहिए उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ इस सेशन को मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, टेक केयर।